समझेंगे। ठीक है, ठीक है। और इंडिया में अगर तुम देखोगे बच्चे तो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट भी है, जिसको हम लोग भाषाई विवाद बोलते हैं। और जो भाषाई विवाद था बच्चे, वो स्वतंत्रता के बाद, जब देश आज़ाद हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ बच्चे, तो उसके बाद से ही भाषा को लेकर एक प्रकार से समस्याएं जो थी वो बढ़नी शुरू हुई थी बच्चे। और वो संविधान सभा में भी भाषा को लेकर एक प्रकार से क्या हो रही थी, समस्या हो रही थी, वाद विवाद हुआ, संघर्ष भी उसके ऊपर हुआ था बच्चे। भाषा को लेकर किस प्रकार की समस्या है बच्चे, तो उसमें 4 मुद्दे लिखा हूँ मैंने। एक तो आधिकारिक भाषा को लेकर कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी बच्चे, इस चीज़ को लेकर एक तो समस्या है। राज्यों की आधिकारिक भाषा क्या होगी, जो स्टेट हैं बच्चे उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम था बच्चे। और एक प्रॉब्लम था कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन होगा बच्चे, जब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे, जो राज्यों का पुनर्गठन करेंगे बच्चे, तो वो हमें किस आधार पे करना चाहिए बच्चे। तो वहाँ पर भी एक मुद्दा गर्म था बच्चे कि लोगों ने बोलना शुरू किया। हाँ बच्चे, हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो राज्यों का जो पुनर्गठन करना था बच्चे, वो राज्यों का जो पुनर्गठन करना था, उस चीज़ को भी लेकर विवाद हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे बच्चे कि जो राज्यों का निर्माण हो, जो राज्य बने, वो राज्य बनने चाहिए भाषा के आधार पे, तो भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो। और राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक थे बच्चे, देखो भारत में जो अल्पसंख्यक को परिभाषित किया जाता है बच्चे, वो 2 आधार पे हम भारत में अल्पसंख्यक को परिभाषित करते हैं। एक तो धर्म के आधार पे, यानी रिलीजन के बेसिस पर अल्पसंख्यक को डिफाइन किया जाता है, और दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अल्पसंख्यक को डिफाइन करते हैं। यानी जो भाषा सबसे कम बोली जा रही है बच्चे, उस भाषा को हम लोग अल्पसंख्यक भाषा बोल सकते हैं बच्चे। या जो अल्पसंख्यक समुदाय है बच्चे, उनकी अपनी एक भाषा होती है बच्चे। जैसे मुस्लिम समुदाय है तो वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करता है बच्चे। जो सिख समुदाय है वो गुरुमुखीय लैंग्वेज का, गुरुमुखीय भाषा होती है बच्चे, तो उसका लिखने पढ़ने में वो यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, पंजाबी भाषा का वो एक प्रकार से क्या करते हैं, बातचीत में इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं बच्चे, उनकी भाषा को एक प्रकार से क्या करना था, सुरक्षित करना था। इस चीज को भी लेकर एक प्रकार से क्या था, भारत में विवाद था बच्चे। अब भारत में जो भाषाई आधार पे विवाद शुरू होता है बच्चे, वो शुरू होता है 50 के बाद, 1950s में। क्योंकि देखो 19 जब तुम आओगे 1940, ठीक है, तुम्हारा जैसे 1946 में कैबिनेट मिशन आता है बच्चे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन प्लान पे ही क्या किया जाता है, संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। और संविधान सभा में फिर ये डिसाइड हुआ था बच्चे कि संविधान सभा में जो डिबेट और डिस्कशन होगा, उसका माध्यम क्या होगा, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो जो हिंदी भाषा के समर्थक थे बच्चे, जो हिंदी भाषा का समर्थन करते थे बच्चे, उन्होंने बोला कि हिंदी क्या होनी चाहिए, आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। लेकिन जो गैर हिंदी राज्य थे बच्चे, जैसे दक्षिण भारतीय जो राज्य थे, वो एक प्रकार से हिंदी लैंग्वेज का क्या करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू किए बच्चे। तो स्टार्टिंग में हिंदी को लेकर उतनी समस्याएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ बच्चे, हिंदी को एक प्रकार से राज्य भाषा के रूप में क्या किया गया, स्वीकारा गया। और जो ऑफिशियल वर्क होगा बच्चे, जो ऑफिस के अंदर काम होगा, उसमें संविधान में ही व्यवस्था कर दिया गया था बच्चे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या किए जाएंगे, ऑफिशियल वर्क किए जाएंगे। केंद्र स्तर पे भी जो कार्य होगा वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। राज्य स्तर पे, जब राज्य स्तर पे आएंगे बच्चे, तो राज्यों की जो भाषा है वो अपने आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं। और उसके साथ उन्हें कौन सी भाषा अपनानी पड़ेगी, अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी जो होगी वो एक प्रकार से क्या होगी, सहायक भाषा होगी बच्चे। तो जब देश में संविधान 1950 में जब देश में संविधान को लागू किया गया बच्चे, तो राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा गया। और हिंदी की सहायक भाषा जो होगी वो कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी। और अंग्रेजी हिंदी की सहायक भाषा कब तक रहेगी बच्चे,
15 वर्ष तक, यानी 50 में हिंदी और अंग्रेजी को लागू किया गया और 15 वर्ष का समय दिया गया गैर हिंदी राज्यों को बच्चे कि वो एक प्रकार से हिंदी को क्या करें, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से क्या करें, स्वीकार करें। और 15 वर्ष कंप्लीट कब होता है बच्चे, 1965 में। और 1965 में विवाद क्या होता है, शुरू होता है बच्चे, क्योंकि जो हिंदी राज्य थे उन्होंने अंग्रेजी को समाप्त करने की मांग करनी शुरू कर दी। जब अंग्रेजी को समाप्त करने की मांग शुरू की बच्चे हिंदी राज्यों ने, तो गैर हिंदी राज्य जो थे उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि अगर हिंदी राष्ट्र भाषा हो जाएगी बच्चे तो सारे कार्य जो होंगे बच्चे, जो पूरा काम काज होगा, पूरा जो वर्क होगा बच्चे, वो किस में होगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा। और हिंदी लैंग्वेज में जब पूरा वर्क होगा बच्चे तो सिर्फ उन्हीं को सिर्फ फायदा मिलेगा जो हिंदी बेहतर जानते हैं बच्चे, क्योंकि परीक्षाएं भी हिंदी में होंगी, ऑफिस के कामकाज भी क्या होंगे, हिंदी में होंगे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आ रही है बच्चे, उनके लिए केंद्र में भी क्या होगा, उनका प्रतिनिधित्व कम होगा और राज्य स्तर पर भी क्या होगा, उन्हें एक प्रकार से क्या होगा, दिक्कत होगा बच्चे, कार्य करने में दिक्कत होगा। इसलिए जो गैर हिंदी राज्य थे बच्चे, वो हिंदी का क्या करना शुरू किए, विरोध करना शुरू किए बच्चे। इस विरोध में सबसे पहला विरोध जो शुरू हुआ था बच्चे, वो तमिलनाडु में व्यवहारिक रूप में हुआ। और इस विरोध में काफी हिंसा का एक प्रकार से क्या किया गया था बच्चे, उपयोग किया गया था। और इस चीज को देखते हुए बच्चे, जो हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो भारत में एक प्रकार से बच्चे तुम देखोगे, भारत में जब तुम देखोगे तो हमारे यहाँ बच्चे आधिकारिक भाषा अधिनियम है, आधिकारिक भाषा अधिनियम है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एक्ट है बच्चे। उसमें भारतीय सरकार ने क्या किया, संशोधन किया। और संशोधन करने के साथ ये बोला कि हिंदी के साथ अंग्रेजी तब तक बनी रहेगी जब तक गैर हिंदी राज्य आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि उन्हें हिंदी क्या करना है, स्वीकार करना है, तब तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक प्रकार से क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा बच्चे। तो तुमसे पेपर में क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है बच्चे, जब 1950s में संविधान को लागू किया गया तो हिंदी के साथ अंग्रेजी को कितने समय के लिए सहायक भाषा के रूप में या एक कोऑपरेटिव लैंग्वेज के रूप में उसे क्या किया गया था, सपोर्ट किया गया। तो वहां पे आंसर में बच्चे 15 ईयर्स तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। 15 वर्ष दिया गया था गैर हिंदी राज्यों को, लेकिन 15 वर्ष के बाद से गैर हिंदी राज्य जो थे बच्चे, वो हिंदी का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और इस विरोध को देखते हुए बच्चे 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे बच्चे, उन्होंने अपने एडवाइजरी कमेटी से सलाह मशवरा कर जो आधिकारिक भाषा अधिनियम था बच्चे, उसमें संशोधन करके अंग्रेजी को क्या कर दिया, तब तक लागू कर दिया गया जब तक गैर हिंदी राज्य, ठीक है ना, आश्वस्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है, एक उन्हें सांत्वना प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है, आश्वासन दिया गया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी इसीलिए आज भी क्या होती है बच्चे, यूज होती है। लेकिन अंग्रेजी एक्चुअली जो 8वीं अनुसूची है बच्चे, जब संविधान का 8th शेड्यूल उठाओगे बच्चे, तो उस 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं बच्चे। उस 22 भाषाओं में अंग्रेजी जो है भाषा, वो संविधान के 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं है, ये ध्यान में रखना। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में जगह प्राप्त नहीं है। जो अंग्रेजी है बच्चे, वो 22 भाषाओं की एक प्रकार से क्या है, सहायक भाषा है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। कभी किसी के सामने मत बोल देना कि अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को क्या किया गया, दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में किसी भी प्रकार का दर्जा प्राप्त नहीं है बच्चे। अंग्रेजी जो है वो सभी भाषाओं की एक सहायक भाषा है, और इसलिए इसे सहायक भाषा में बनाना पड़ा, क्योंकि गैर हिंदी जो राज्य थे बच्चे, वो हिंदी का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो कार्य और करने के लिए, काम काज करने के लिए कहीं न कहीं अंग्रेजी को एक प्रकार से क्या किया गया था, महत्व दिया गया था बच्चे। और ये चीजें ध्यान में रखना है। संसदीय जो अधिनियम है बच्चे, जो संसद है,
संसद के अंदर भी जो क्रियाकलाप होता है बच्चे, जो काम काज होता है, वो हिंदी में होता है और अंग्रेजी में होता है। तो जो सांसद होते हैं बच्चे, उन्हें प्रश्न हिंदी में पूछने का अधिकार है और अंग्रेजी में भी पूछने का अधिकार है। लेकिन अगर उन सांसदों को हिंदी नहीं आ रही है और अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो वो सांसद लोकसभा स्पीकर की सहमति से बच्चे अपनी मातृभाषा में सांसदों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एडवांस परमिशंस लेना पड़ता है बच्चे। ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। संसद में अगर कोई भी गजट पब्लिश होगा बच्चे, वो या तो हिंदी लैंग्वेज में आएगा या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में बच्चे। तो ये ध्यान में रखना कि जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चे काम काज की, वो कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश बच्चे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। और दूसरी चीजें बच्चे, भारत में जो राज्यों का गठन हुआ था बच्चे, उस गठन के लिए सबसे पहली कमेटी जो आई थी वो 1948 में आई थी, धर सब कमीशन, धर आयोग उसको बोलते हैं बच्चे, आईजीपी वाले नोट्स में है। और उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिट्टादेव स्वामी के अंदर एक समिति बनती है बच्चे। इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का निर्माण नहीं करना। क्यों? क्योंकि भारत में मातृभाषा जो है बच्चे, वो लगभग हजारों की संख्या में बोली जाती है। अगर हम भाषा को आधार बनाएंगे बच्चे, राज्य भाषा को आधार बनाया जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए बच्चे, तो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां इतनी बढ़ जाएंगी बच्चे, जिनको नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा बच्चे। इसीलिए भारत में जितनी भी समितियां बनी थी बच्चे, वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या कर रही थी, मना कर रही थी कि भाषा जो राज्य है बच्चे, उनका गठन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पे नहीं होना चाहिए। उनका गठन करिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, ज्योग्राफी के बेसिस पर, रिसोर्सेज के बेसिस पर और उनके डेवलपमेंट नेचर के बेसिस पर। ये पैरामीटर होने चाहिए राज्यों के निर्माण का बच्चे। लेकिन तुम जानते ही हो बच्चे कि जब देश स्वतंत्रता के लिए, जब देश को आजाद करने के लिए, जब देश में स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चल रहा था बच्चे, उस समय हमने लोगों को आंदोलन के लिए एकत्र करते समय उनके भाषा को क्या किया था, महत्व दिया था बच्चे। इसलिए व्यवहारिक रूप में बच्चे देखा जाता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पे जो राज्य बना था बच्चे, ठीक है ना, व्यवहारिक रूप में भाषा के आधार पे जो राज्य बना था, वो आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था और तमिलनाडु जो था बच्चे वो दूसरा राज्य था। ठीक है। और जो भाषा के आधार पे राज्य बने थे बच्चे, वो फजल अली समिति के द्वारा बनाया गया था। और फजल अली समिति ने 1953 में बनाई गई थी। उसके कुछ समय बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी थी बच्चे, और इसी रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने एक कानून का निर्माण किया था, जिसको हम लोग राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 बोलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बोला जाता है। और उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बच्चे ये व्यवस्था की गई कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत दिया गया था बच्चे फजल अली समिति में। तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो फजल अली कमेटी है बच्चे, यानी ऐसी कौन सी कमेटी है जहां पे 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का प्रिंसिपल देखने को मिलता है बच्चे, सिद्धांत देखने को मिलता है। तो वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, फजल अली समिति के अंतर्गत देख सकते हैं बच्चे। तो इस प्रकार का भाषा विवाद था। और आंध्र प्रदेश को व्यवहारिक रूप में इसलिए बनाना पड़े बच्चे, क्योंकि एक वहां के लीडर थे बच्चे, उन्होंने क्या कर दिया, आमरण अनशन पे वो बैठ गए। और उस आमरण अनशन में जो लीडर थे बच्चे, ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके वजह से पूरे आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में क्या हो जाती है बच्चे, जो लोग थे वो आंदोलन करते हैं और हिंसा का उपयोग करते हैं। और इस हिंसा को देखते हुए केंद्र की जो सरकार थी बच्चे, उसे मजबूर होना पड़ता है। और मजबूर होते हुए भाषाई आधार को ही स्वीकार करना पड़ता है। और भाषाई आधार को स्वीकार करते हुए बच्चे
भाषाई आधार को स्वीकार करते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों का निर्माण किया गया, जिससे कि एक जो राज्य निर्माण का जो विवाद था बच्चे, वो विवाद क्या हो गया, हल हो गया। और वो विवाद इसलिए भी हल हुआ बच्चे, कुछ लोग ये बोलते हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र था बच्चे। तो लोकतंत्र में हर एक समस्या का क्या होता है, समाधान मिल जाता है। हर लोकतांत्रिक देशों में हर एक समस्या का एक प्रकार से क्या होगा, समाधान होगा बच्चे। तो पेज नंबर जो 4 पे लिखा गया है बच्चे और पेज नंबर 5 पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। 5 मिनट दे रहा हूँ, रीड करके देख लो और फिर मुझे बताओ। 5 मिनट में दे रहा हूँ भाषाई